ऑलराइट, तो हम आज टॉपिक कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आइसोथर्म से कर रहे हैं। तो एड्सॉर्प्शन जो होती है, सपोज एक एड्सॉर्बेंट है। एड्सॉर्बेंट क्या होता है? जो एड्सॉर्ब करता है। दिस इज एड्सॉर्बेंट। ऑलराइट, ये एड्सॉर्बेंट के ऊपर जो गैस एड्सॉर्ब होती है सरफेस पे, उसे बोलते हैं एड्सॉर्बेट। उसे क्या बोलते हैं? एड्सॉर्बेट। ये हमारा एड्सॉर्बेट। अच्छा, एड्सॉर्बेट के ऊपर सपोज एड्सॉर्बेट जो एड्सॉर्ब होता है वो x ग्राम से, और वो कितने एड्सॉर्बेट पे होता है? वो m ग्राम से। तो x बाय m विल टेल अस कितना एड्सॉर्प्शन हो रहा है ना, पर यूनिट मास ऑफ द एड्सॉर्बेंट। समझ में आ रही है बात? तो ये हमने पाया कि x बाय m, अगर हम प्रेशर बढ़ाएं, सपोज इसको एक तो आपकी वीडियो लैग कर रही है। हाँ, फिर से बोलो। क्या कह रहे हो आर्यन? फिर से बोलो। सर वीडियो वॉइस दो लैग कर रही है आपकी। क्या ऐसा सबके साथ है? सर आपकी वीडियो वॉइस दो लैग कर रही है। क्या नो सबके साथ? सर। सबके साथ ऐसा है? नो सर। हमने प्रेशर को इंक्रीज किया। हमने क्या किया? प्रेशर इंक्रीज किया। तो जब हमने पिस्टन को नीचे किया तो ज्यादा गैसेस नीचे हिट करेंगी, हाँ या ना? है ना? और ज्यादा गैसेस हिट करेंगी तो और ज्यादा एड्सॉर्प्शन होगा। तो x बाय m प्रेशर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। x बाय m प्रेशर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये वाली बात हम कह सकते हैं कि कितना x अमाउंट एड्सॉर्ब होता है अपॉन m अमाउंट ऑफ द एड्सॉर्बेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। पर ये हमेशा रहेगा या जब तक इसके ऊपर जगह बचेगी तब तक ये एड्सॉर्प्शन बढ़ेगा? जब तक जगह बचेगी तब तक एड्सॉर्प्शन बचेगा, यस और नो? उसके बाद जब अगर सपोज सपोज इसकी जो सीट्स हैं वो फुल हो गई, इसकी सीट्स क्या हो गई? फुल। एड्सॉर्प्शन फुल हो गया, तो क्या एड्सॉर्प्शन बढ़ेगा प्रेशर बढ़ाने से? नहीं, फिर वो एड्सॉर्प्शन नहीं बढ़ेगा। तो एक्स बाय एम का अगर मैं ग्राफ बनाऊं विद प्रेशर, तो हम कह रहे हैं कि पहले हो सकता है ये लीनियरली चले, प्रेशर बढ़ाएं तो एक्स बाय एम हो सकता है लीनियरली चले। पर एक पॉइंट के बाद जब सारी वेकेंट स्पेसेस भर चुकी हैं तो एड्सॉर्प्शन जो है इट कैन सैचुरेट। एड्सॉर्प्शन क्या हो सकता है? सैचुरेट हो सकता है। तो हम ऐसा ग्राफ देखते हैं। और अगर प्रेशर बढ़ाते जाते हैं, हाई प्रेशर हो जाता है, तो हाई प्रेशर पे इट इवन बिकम्स हाई प्रेशर पे इट बिकम्स
पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस, ठीक है, और दैट मीन्स उसका प्रेशर से इफेक्ट खत्म हो गया, प्रेशर से इफेक्ट क्या हो गया, खत्म हो गया, राइट। तो वी कैन, इस ग्राफ को हम सर आप नॉर्मल टेम्परेचर पे लेते हैं। हाँ बोलो, बोलो आर्यन। सर डिवाइड भी कर दोगे x1m से। एक्स अपॉन एम जो है, आओ 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 कार्तिक, तुम मुझे ढूंढ नहीं पा रहे, मैं यही हूँ। काम नहीं बैठना सर, थोड़ा सा अलग है क्लास रूम। अच्छा, तो हम x बाय m, हम ही कह रहे हैं, मैं रिपीट कर रहा हूँ, जैसे हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो एड्सॉर्प्शन बढ़ता जाता है, पर एक पॉइंट आता है जब ये एड्सॉर्प्शन प्रेशर से रिलेट नहीं करता, हाई प्रेशर पे इट बिकम्स पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस, ठीक है आर्यन। और तुम्हारा नेटवर्क मुझे वीक लग रहा है आर्यन। यस, अब इस ग्राफ को एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे लिया जाता है, इस ग्राफ को कैसे लिया जाता है, कांस्टेंट टेम्परेचर, तो इस ग्राफ को बोलते हैं आइसोथर्म, इस ग्राफ को क्या बोलते हैं, आइसोथर्म। और साइंटिस्ट के नाम के पीछे, साइंटिस्ट का नाम थोड़ा अजीब है, इसका नाम है फ्रीडलिच आइसोथर्म। क्या नाम है, फ्रीडलिच आइसोथर्म। अच्छा, ये जो फ्रीडलिच आइसोथर्म है, इसकी इक्वेशन हम यहां पे लिखेंगे, x बाय m is directly proportional to pressure, और so x by m becomes equal to k p 1 by n। यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है k, और p हमारा प्रेशर, और इसकी पावर 1 by n। अगर 1 by n 1 हो जाए, 1 by n क्या हो जाए, 1, तो x by m becomes kp, yes or no, x by m क्या बन जाता है, kp। तो इस केस में वो लीनियर हो जाता है, x by m डायरेक्ट लीनियर हो जाता है विद प्रेशर। तो दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि जो फ्रीडलिच आइसोथर्म है उसमें जहां तक ये लीनियर चल रहा है, सपोज यहां तक लीनियर चल रहा है, तो यहाँ पे 1 by n की वैल्यू क्या है, 1 by n की वैल्यू क्या है, 1, 1 by n की वैल्यू है 1, और इसके आगे हाई प्रेशर पे 1 by n की वैल्यू हो जाती है 0, 1 by n की वैल्यू क्या हो जाती है 0, क्योंकि अगर x by m इक्वल टू k p 0 डालूंगा, एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज कार्तिक क्या, 1, तो x by m इक्वल टू k हो जाएगा, तो x by m विल बिकम कांस्टेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्रेशर। तो ये ग्राफ सीधी लाइन बन जाएगी, माने वो प्रेशर से फर्क नहीं पड़ेगा, प्रेशर बढ़ाते जाओ, पर क्या एड्सॉर्प्शन बढ़ रहा है, नहीं, प्रेशर बढ़ाने से एड्सॉर्प्शन नहीं बढ़ रहा। क्लियर है, नेक्स्ट। तो इस इक्वेशन को बोलते हैं फ्रीडलिच आइसोथर्म, और इसकी हम लॉग भी कर सकते हैं, इसको लॉग कैसे ले सकते हैं, लॉग x बाय m इज इक्वल टू लॉग k प्लस 1 बाय n लॉग p, ठीक है। तो इसकी लॉगरिथम फॉर्म है log x बाय m इज इक्वल टू log k प्लस 1 बाय n log p। इस इक्वेशन में जब ग्राफ log p और log x बाय m के बीच में हो, तो जो स्लोप होती है वो 1 बाय n के इक्वल होती है, स्लोप होती है वो किसकी इक्वल होती है, 1 बाय n के इक्वल। क्वेश्चन ये आ रहा है कि फ्रीडलिच आइसोथर्म का डिसएडवांटेज क्या है, या क्या खराबी है इसमें। तो फ्रीडलिच आइसोथर्म फेल्स एट हाई प्रेशर, फ्रीडलिच आइसोथर्म क्या करता है, हाई प्रेशर पे काम नहीं करता है। कि हम देख रहे हैं फ्रीडलिच आइसोथर्म हाई प्रेशर पे हमेशा ही कांस्टेंट हो जाता है, तुम कोई भी ग्राफ उठा लो, हर एक में हाई प्रेशर पे फ्रीडलिच आइसोथर्म क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। तो एक चीज ये याद रखेंगे फ्रीडलिच आइसोथर्म के लिए। ये टॉपिक क्लियर है, विराज इज दिस क्लियर, अश्मीत, अरिजीत, यस सर। रक्षिता, ठीक है। अब बात करते हैं एड्सॉर्प्शन फ्रॉम द सॉल्यूशन फेज। एड्सॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन फेज में क्या बताना है हमें, वो पहला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ यस, वो क्वेश्चन पहला क्या कह रहा है, वो कह रहे हैं व्हेन
a solution of acetic acid is in water is shaken with charcoal, the concentration of the acid decreases by. ये बिल्कुल सिमिलर टू दैट क्वेश्चन है जो हमने पिछली बार किया था. एक गैस के अंदर जब हम चारकोल डालते थे तो गैस का प्रेशर क्या हो जाता था? डिक्रीज. इसी तरीके से चारकोल अगर सोल्यूशन में डालो और वो सोल्यूशन एसिटिक एसिड का हो, किसका हो? एसिटिक एसिड का. तो एसिटिक एसिड की कंसेंट्रेशन थोड़ी देर में क्या हो जाती है? डिक्रीज. कंसेंट्रेशन थोड़ी देर में क्या हो जाती है? डिक्रीज. क्योंकि जो एसिटिक एसिड है वो इसके ऊपर क्या हो जाता है? एड्सॉर्ब. क्या हो जाता है? एड्सॉर्ब. तो इसका आंसर क्या लिखेंगे? एसिटिक एसिड एड्सॉर्ब gets adsorbed on the acetic acid gets adsorbed on charcoal. चारकोल पे एसिटिक एसिड एड्सॉर्ब हो जाता है. ठीक है, क्लियर है ये पॉइंट? तो छोटा छोटा लिखना, मैंने बहुत बड़ा लिख लिया. नेक्स्ट, लिटमस सॉल्यूशन व्हेन शेकन विद चारकोल गेट्स कलरलेस. अगर लिटमस का सॉल्यूशन ले लें तो लिटमस का सॉल्यूशन जो होता है थोड़ी देर बाद कलरलेस हो जाता है. लिटमस सॉल्यूशन थोड़ी देर में कलरलेस हो जाता है. तो लिटमस सॉल्यूशन गेट्स कलरलेस बिकॉज litmus dye gets absorbed on the charcoal. Litmus dye gets absorbed on the charcoal. लिटमस डाई जो होती है, लिटमस जो कलर है वो एब्सॉर्ब हो जाता है ऑन चारकोल, तो इसीलिए वो कलरलेस हो जाती है. ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं प्रेसिपिटेट ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड अटेन्स ब्लू कलर व्हेन प्रेसिपिटेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेसॉन रिएजेंट. वो कह रहे हैं कि अगर हम एक प्रेसिपिटेट ले लेते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का, एक प्रेसिपिटेट माने जो रिएक्शन में बना, इस रिएक्शन में एक प्रेसिपिटेट बना और प्रेसिपिटेट क्या है? MgOH होल ट्वाइस. क्या प्रेसिपिटेट है? MgOH होल ट्वाइस. इसके अंदर हम डालते हैं मैग्नेसॉन रिएजेंट. क्या डालते हैं? मैग्नेसॉन रिएजेंट. मैग्नेसॉन रिएजेंट जो होता है इस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के ऊपर ब्लू कलरेशन देता है. क्या कलरेशन देता है? तो वो मैग्नेसॉन रिएजेंट बाकी कई जगह पे नहीं जाके कंसेंट्रेट होता है, सारा का सारा कहां पे कंसेंट्रेट होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पे. तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे? मैग्नेसॉन रिएजेंट गेट्स एब्सॉर्ब्ड ऑन, मैग्नेसॉन रिएजेंट गेट्स एब्सॉर्ब्ड ऑन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्रेशर. मैग्नेसॉन रिएजेंट गेट्स एब्सॉर्ब्ड ऑन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पे वो क्या हो जाता है? एड्सॉर्ब. ठीक है. अच्छा, ऑन व्हाट फैक्टर्स. अच्छा, तो ये सब जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं ये सब एड्सॉर्प्शन गैस का सॉलिड पे नहीं है, वो पहले था. फ्रेंडली आइसोथर्म किसके लिए था? गैस फ्रॉम गैस ऑन सॉलिड. ये कैसे है? एड्सॉर्प्शन ऑन फ्रॉम द सॉल्यूशन पे. एड्सॉर्प्शन फ्रॉम द सॉल्यूशन पे. तो ये क्वेश्चन खुद पढ़ो. ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द एब्जॉर्प्शन ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड्स. ये नोट्स है तुम्हारे पास का? यस. हो जाए मतलब अब 1 महीना लगेगा, 1 महीने में हो जाएगा. मेरे डांट वाट पड़ी पड़ी बाकी क्या लखनऊ में ये तेरे तो उनको जीरो ला देगा फिर हो जाएगा. हाँ, तो इसलिए तो आ गए. प्रकट हो गया तो शक्ल ले रहा. और यहाँ से गूगल की जवाब भी नहीं दे पाएगा. जब तक जब फोन नहीं करते टाइम. और मेरे कुछ बच्चे जो नहीं रहते हैं 2 गली दूर, वो भी ऑनलाइन है. अभी उनसे बात. करना
यस, मेरी शर्ट नजर आ रही है। यस, तो एड्सॉर्प्शन के पॉइंट्स, एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन किस पे डिपेंड करता है? इंक्रीज इन टेम्परेचर पे। एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन इंक्रीजेस विद टेम्परेचर। ठीक है, एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन इंक्रीजेस विद सरफेस एरिया, कि कितना सरफेस एरिया एड्सॉर्प्शन टेम्परेचर के साथ डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि फिजिक्स ऑप्शन की तरह है कि वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से जो भी एड्सॉर्प्शन होता है वो डिक्रीज होता है, राइट। अच्छा, एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन डिपेंड्स अपॉन कंसंट्रेशन। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन पे डिपेंड करता है। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पे माने कि कितना कितना मैग्नीशियम रिएजेंट, कितना मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कितना मैग्नीशियम रिएजेंट डाला है, जितना डालोगे उतना ज्यादा कंसंट्रेशन पे वो जाके बैठेगा। और क्या नेचर है एड्सॉर्बेंट का और एड्सॉर्बेट का, एड्सॉर्बेंट और एड्सॉर्बेट का क्या नेचर है उस पर भी डिपेंड करेगा। ठीक है, तो प्रिसाइज मैकेनिज्म ऑफ एड्सॉर्प्शन इन सॉल्यूशन इज नॉट नोन। मतलब हम इतनी आगे आ गए पर हमें ये नहीं पता कि एड्सॉर्प्शन का मैकेनिज्म सॉल्यूशन में क्या है। ठीक है, तुम शायद ढूंढ लो किसी दिन तो तुम्हारा नाम आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है कार्तिक? अच्छा, तो x बाय m पर गूगल पे नहीं मिलेगा। x बाय m जो है इसमें भी हमने एक और चीज देखा है कि यहाँ पे x बाय m डिपेंड करता है ऑन कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। किस पे डिपेंड करता है? और बस इसमें डिफरेंस क्या आता है, प्रेशर की जगह क्या लेना है, कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। तो बाकी सब सेम है कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट में। ये भी फ्रेंडली आइसोथर्म से ही डिराइव हुई इक्वेशन है, और हमने देखा है वहां पे प्रेशर पे डिपेंड करता है और यहाँ पे किस पे डिपेंड करता है, कंसेंट्रेशन पे। प्रेशर पे किस पे डिपेंड करता है, जब गैस को एब्सॉर्ब करना हो सॉलिड पे, और कंसेंट्रेशन पे कब डिपेंड करता है, जब सॉल्यूट को एब्सॉर्ब करना हो किस पे, एड्सॉर्बेंट पे। ठीक है, ये तुम रीड कर सकते हो एप्लीकेशन ऑफ एड्सॉर्प्शन। ठीक है, लर्न नहीं करनी है तो तुमसे पूछा नहीं कि एप्लीकेशन लिखो, पर ऐसे आ सकता है कि व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ गैस मास, पर आज तक देखा नहीं है इससे क्वेश्चन मैंने, तो इसीलिए मैं छोड़ रहा हूँ। ठीक है, अभी इसको तुम रीड कर लोगे तुम्हें समझ आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें बता देता हूँ, जैसे सपोज एक बहुत हाई कंटेनर है, एक बहुत हाई वैक्यूम कंटेनर, तुमने वैक्यूम पंप से हवा निकाल ली, क्या कर दी, हवा निकाल दी, पर फिर भी कुछ हवा तो रह जाएगी, तो एक टुकड़ा डाल दो चारकोल का। किसका डाल दो? तो बची कुछ गैस होगी वो चारकोल पे एब्जॉर्ब हो जाएगी और इस चारकोल को बाहर निकाल लेंगे। समझ आया बात? तो हाई वैक्यूम कैसे क्रिएट करते हैं, आफ्टर पंप वी ऐड चारकोल, और चारकोल से जो बची कुछ गैस होती है वो निकल जाती है। तुमने वो गैस मास्क देखे हैं जो डरावने से मास्क होते हैं, वो गैस से बचाने के लिए। ठीक है, वो गैस मास्क में चारकोल लगा होता है ताकि जो हार्मफुल गैसेज हैं वो एब्जॉर्ब हो जाए। ठीक है, कंट्रोल ऑफ ह्यूमिडिटी, सिलिका जेल जो हमारे मिल्टन की बॉटल्स में आता है वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है। अच्छा, कभी कलर्ड वाटर में से कलरलेस करना हो तो उसमें चारकोल डाल देते हैं। चारकोल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें ऐसा लग रहा है हर एक चीज में आ ही जाता है। कलरिंग मैटर में डालना हो तो चारकोल डाल सकते हो। ठीक है, अच्छा उसके अलावा हेटेरोजेनस कैटालिसिस अभी हम पढ़ेंगे जस्ट, तो इसको ज्यादा डिटेल में अभी जाने की जरूरत नहीं है। इनर्ट गैस एडिशन, इनर्ट गैस को रिमूव करने का कोई तरीका होता नहीं क्योंकि वो किसी से रिएक्ट ही नहीं करती, पर वो एब्जॉर्ब होती हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर क्रिटिकल टेम्परेचर। हमने किया था ना क्रिटिकल टेम्परेचर, तो क्रिटिकल टेम्परेचर के हिसाब से वो एब्जॉर्ब होती हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, इनर्ट गैस को बाकी गैसेस से सेपरेट करना हो तो उसको हम चारकोल की प्रेजेंस में कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट डिजीजेस को क्योर करने के लिए फ्रॉड फ्लोटेशन प्रोसेस अभी डिलीट हो गया है हमारा, उसमें था मेटलर्जी में, तो यू कैन स्किप दिस। एब्जॉर्प्शन इंडिकेटर्स, कुछ डाइज हैं लाइक इओसिन, फ्लोरोसिन, जो कि कलर देती हैं, जैसे मैग्नीशियम रिएजेंट दे रहा था एब्जॉर्ब होके, वैसे ये डाई इओसिन फ्लोरोसिन भी कलर देती हैं।
बाय एड्सॉर्प्शन, ठीक है। क्रोमैटोग्राफी का एक प्रिंसिपल होता है, क्रोमैटोग्राफी तुमने शायद पेपर क्रोमैटोग्राफी करिए। पेपर क्रोमैटोग्राफी में एक पेपर का स्ट्रिप लेते हैं, उसको एक सोल्यूशन में डालते हैं, फिर एक पॉइंट इंडिकेटर लगाते हैं और फिर वो रन करता है ऊपर, राइट। तो क्रोमैटोग्राफी में भी सेपरेशन करा जाता है चीजों का बेस्ड अपॉन कि वो कितना एड्सॉर्ब होती हैं। इनमें से कुछ नहीं आ रहा, भी मैंने समझा दिया, ठीक है। क्लियर ये पॉइंट। नेक्स्ट, अब तुम्हें होमवर्क करके आने हैं पेज नंबर 5 तक सारा, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ये सारे करके आओ, ठीक है। अच्छा सारे तो नहीं, अभी तो कैटलिसिस तो हुआ नहीं, एड्सॉर्प्शन तक, यहाँ तक, ये भी 5.6 तक, ठीक है। नेक्स्ट, कैटालिसिस। नेक्स्ट टॉपिक, कैटलिस्ट। तो व्हाट आर कैटलिस्ट? ऐसे सब्सटेंसेस जो रेट ऑफ रिएक्शन को ऑल्टर करते हैं। किसको ऑल्टर करते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन की, रिएक्शन को फास्टर बनाते हैं। ऐसे सब्सटेंसेस हम कहलाते हैं कैटलिस्ट, जो रिएक्शन रेट को बढ़ाए। फॉर एग्जाम्पल एक रिएक्शन है पोटेशियम क्लोरेट KClO3 ऑन हीटिंग गिव्स KCl प्लस O2, बैलेंस करेंगे तो 3O2 2O3 2KCl, और ये किसकी प्रेजेंस में होता है? मैंगनीज डाइऑक्साइड MnO2। ये यहाँ पे लिखना है जहां पे मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। MnO2 की प्रेजेंस में पोटेशियम क्लोरेट डिकम्पोज करता है। तो इससे फर्क क्या पड़ता है? अगर हम ना यूज करेंगे MnO2 तो ये कौन सा टेम्परेचर पे होती है रिएक्शन? 53 to 873। और अगर हम MnO2 यूज करें तो रिएक्शन टेम्परेचर कम होकर कितने पे आ जाता है? 473 to 633। तो इसीलिए हमें पता लग रहा है कि MnO2 डालने से रिएक्शन रेट क्या हो गया? फास्ट। समझ आया अपूर्व? यश घर पे क्यों बैठे हो? अश्वित ऑफलाइन कब आओगे? सर काम था इसलिए कुछ घर पे बैठे। शारम सर विराट कैटलिस्ट स्लो भी कर सकता है क्या? नहीं, पॉइजन कर सकता है, पॉइजन और प्रमोटर। पॉइजन पे आएंगे, ओके सर। ठीक है। प्रमोटर एंड पॉइजन। अच्छा अगर हम बोले आयरन, देखो आयरन भी कैटलिस्ट का काम करता है। N2 प्लस 3H2 गिव 2NH3। इसमें आयरन एक्ट एज कैटलिस्ट। आयरन क्या एक्ट करता है? एज अ कैटलिस्ट। और आयरन के साथ मॉलिबेडनम डाला जाता है। क्या डाला जाता है? मॉलिबेडनम। तो मॉलिबेडनम प्रमोटर का काम करता है। मॉलिबेडनम किसका काम करता है? प्रमोटर का। तो इट्स लाइक आयरन कैटलिस्ट है जो रेट की रिएक्शन को बढ़ाता है, और आयरन की एक्टिविटी को मॉलिबेडनम बढ़ाता है। तो मॉलिबेडनम प्रमोटर है। मॉलिबेडनम क्या है? प्रमोटर। तो जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ाए वो प्रमोटर, और जो रिएक्शन के रेट को बढ़ाए वो कैटलिस्ट। ठीक है। व्हाट आर प्रमोटर्स एंड पॉइजन? तो प्रमोटर समझ आया क्या है, पॉइजन अभी मैं बताता हूं। पॉइजन ऑन द अदर हैंड डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। पॉइजन क्या करते हैं? डिक्रीज द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट। प्रमोटर्स एनहांस द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट एंड पॉइजन डिक्रीज द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट। तो यस, तो अब अगर हम बात करें यहां पे एक एग्जांपल, इसी प्रोसेस में example is carbon monoxide acts as poison in the Haber process.
तो इस प्रोसेस में कार्बन मोनोऑक्साइड एज अ क्या एक्ट करता है, पॉइजन। ठीक है, पॉइजन इस रिएक्शन की और कैटलिस्ट के रेट को कम करता है। ठीक है, ये याद रहेगा। तो हम कुछ कैटलिस्ट के एग्जांपल देखते हैं। अगर कैटलिस्ट का स्टेट और रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट का स्टेट सबका सेम हो, जैसे नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड गैस है और ये सारे भी गैस है, सारे गैस है, ये भी गैस है, तो ये होमोजेनस कैटलिस्ट है। ये क्या कहलाएगा, होमोजेनस कैटलिस्ट। अच्छा, इसकी बात करें अगर हम, इस रिएक्शन में ये एक्वस, ये लिक्विड, तो ये क्या हुआ, हेटेरोजेनस कैटलिस्ट या होमोजेनस, होमोजेनस। HCl भी क्या है, लिक्विड। ठीक है, अच्छा इसका कैटलिस्ट अगेन H प्लस एक्वस कैटलिस्ट है इसका भी। तो ये सारे कैटलिस्ट जो है होमोजेनस इसलिए क्योंकि जो कैटलिस्ट का स्टेट है वही रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट का स्टेट। हेटेरोजेनस कैटलिस्ट में प्लैटिनम सॉलिड, आयरन सॉलिड, ठीक है, इसका कौन सा है कैटलिस्ट देखना पड़ेगा। इसका बुक खुली हुई है, अमोनिया, वेनेडियम। अच्छा, और इसके अंदर निकल कैन बी एडेड एज अ कैटलिस्ट, प्लैटिनम, पैलेडियम। इसका प्लैटिनम सॉलिड। ठीक है, तो इसमें देखो ये सारे कैटलिस्ट सॉलिड्स हैं और ये सारे रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स जो है अलग स्टेट में है, तो ये कैटलिस्ट क्या कहलाएगा, हेटेरोजेनस कैटलिस्ट। क्लियर है, खुशी स्तुति, क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट जसप्रीत, नेक्स्ट। हाँ, स्टेट अलग है या सेम है, सॉलिड और लिक्विड जैसे स्टेट से हेटेरोजेनस स्टेट अलग है। ठीक है, तो अगर स्टेट किसी की भी अलग है तो वो हेटेरोजेनस में जाए। ठीक है, नेक्स्ट कैटलिस्ट की थ्योरी समझाना है, ये अच्छा क्वेश्चन है, आता है एडजॉर्प्शन थ्योरी ऑफ हेटेरोजेनस कैटलिस्ट। सर एक बार प्रीवियस स्लाइड दिखाना। हाँ, इसको रीड करो। एडजॉर्प्शन थ्योरी ऑफ हेटेरोजेनस कैटलिस्ट। देखो, दुनिया में कुछ काम ऐसे नहीं बनते नॉर्मली कि तुम्हें कुछ करना है और वो हो जाए। उसके लिए तुम्हें राइट प्लेस पे होना पड़ेगा एट द राइट टाइम, ऐसा भी होता है। पॉइंट इज दिस कि अगर ए और बी एक रिएक्टेंट है पर उन्हें प्रोडक्ट बनाना है सी, क्या बनाना है, ए बी प्रोडक्ट बनाना है, तो इनको प्रोडक्ट बनाने के लिए राइट टाइप ऑफ इनको एक जगह पे मिलना पड़ेगा। अगर ये हवा में घूमते रहे, सपोज ये ए जो है हवा में घूम रहा है, ये बी हवा में घूम रहा है, तो शायद कभी ये जुट मिले ही ना, राइट। पर अगर ये दोनों एक जगह जाके बैठ जाए, जैसे फॉर एग्जाम्पल शार्क टैंक तो सबने देखा ही है ना, जैसे एक इन्वेस्टर है और एक है जिसको काम करना है, स्टार्टअप है, तो जो जिसको इन्वेस्ट करना है वो और जिसको पैसे की जरूरत है वो दोनों एक जगह पे मिलेंगे। ऐसे ये तो शार्क टैंक हो गया। ऐसे चीजों को कॉलेज में भी होता है, इन्हें बोलते हैं इंक्यूबेटर सेल या प्लेसमेंट सेल होती है, जहाँ पे तुम्हें जॉब चाहिए और कंपनी को जॉब पे रखने वाले चाहिए, तो वो जाके कहाँ मिलेंगे, प्लेसमेंट सेल में, जो कॉलेज या यूनिवर्सिटी होती है वहां पे। ठीक है, तो सिमिलरली अगर ए को बी से मिलना है, ए को जॉब करनी है, बी को जॉब पे रखना है, तो उन दोनों को मिलना है, पर वो ऐसे सड़क पे तो नहीं मिल जाएंगे, अरे तुम्हें जॉब चाहिए, अरे हाँ मुझे जॉब चाहिए, चलो जॉब करने जाते हैं, ऐसा तो नहीं होगा। ठीक है, तो उनको सही जगह पे होना पड़ेगा एट द राइट टाइम। और अगर ये दोनों को पता है कि ये दोनों चीजें
इसको अपना चीज निकल की सरफेस में मिलती है, इसको भी पता है कि निकल पे मिलती है, तो ये दोनों जाके वहीं पे जाके बैठ जाते हैं, एड्सॉर्ब हो जाते हैं। तो बाई चांस निकल एक ऐसी जगह है जो जो दोनों को एड्सॉर्ब कर लेता है, तो ए और बी निकल पे आके बैठ गए। अब ये दोनों पास पास हो गए और इन दोनों को एक दूसरे की जरूरत है, तो क्या ये बॉन्ड बना पाएंगे? यस, ठीक है। तो ये एक कैटालिसिस का एग्जांपल एक्सप्लेनेशन है कि कैसे निकल या प्लैटिनम या पैलेडियम इतनी सारी रिएक्शंस को कैटेलाइज कर लेता है। हाउ डज इट डू दैट? तो सर समझ नहीं आ रहा। समझ नहीं आ रहा। निकल और पैलेडियम, देखो ये हेट्रोजेनस कैटालिसिस की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? हेट्रोजेनस कैटालिसिस। हेट्रोजेनस कैटालिसिस क्या होता है ये पता है? यस। हेट्रोजेनस कैटालिसिस होता है जिसमें एक की स्टेट क्या हो? डिफरेंट। और फॉर एग्जांपल ए गैस था, बी गैस था, और जो कैटलिस्ट है वो सॉलिड है, जैसे निकल सॉलिड है, राइट? अब रिएक्टेंट है ए और बी, उनको प्रोडक्ट बनाना है, तो निकल क्या करता है? अपने सरफेस पे उनको एड्सॉर्ब कर लेता है। क्या कर लेता है? एड्सॉर्ब। ओके। तो पहला प्रोसेस होता है एड्सॉर्प्शन ऑफ द रिएक्टेंट, एड्सॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट। अब जो रिएक्टेंट है वो दोनों कहाँ आ गए? पास पास आ गए। और अब जब वो दोनों पास आ गए तो उनको बॉन्ड फॉर्मेशन करने में कोई नहीं रोक पाएगा। पहले वो अगर उठते रहते तो वो कम मिलते एक दूसरे से, पर अब जब वहां बैठ गए तो वो तो ज्यादा मिलेंगे। तो इस केस में ए और बी आपस में क्या बना लेंगे? बॉन्ड। ए और बी आपस में क्या बना लेंगे? बॉन्ड। तो ये कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट की सरफेस पे वो एड्सॉर्ब हुए, फिर वो बॉन्ड बनाया। एड्सॉर्प्शन के बाद बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। एड्सॉर्प्शन के बाद क्या होगा? बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है। बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद ये प्रोडक्ट बन गया। अब इसको जगह छोड़नी पड़ेगी, इसको ये इससे मिल गया, ये अगर जाएगा नहीं तो अगला राउंड में कोई बैठेगा ही नहीं। समझ में आ रही है बात? तो जब इनके बीच में प्रोडक्ट बन चुका है तो फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट हो चुका है। क्या हो चुका है? प्रोडक्ट फॉर्म हो गया है। तो इनको डिसॉल्व होना पड़ेगा। डिसॉर्प्शन क्या होता है पता है? डिसॉर्प्शन मींस रिमूवल ऑफ द एड्सॉर्ब स्पीशीज। जो पहले एड्सॉर्ब हो गए थे वो अब क्या हो गए? रिमूव। डायग्राम तुम्हें बनाना है, तुम्हें क्या लगता है मैं बेवकूफ हूं जो मैं बना? अच्छा, सच्ची? थैंक्स, मुझे लगा बनानी हो। अच्छा, ए और बी जो है डिसॉल्व हो गए, सो दैट ए और बी दोबारा आ सकते हैं। मैं क्यों बनवा रहा हूँ? क्योंकि क्वेश्चन आता है और तुम्हें बनाना पड़ेगा। एक बार तो बना लो, एक महीना रह गया है। सर जल्दी ना। हाँ सर प्रोडक्ट बनाने के बाद वाला स्टेप बता दो एक बार। हाँ, प्रोडक्ट बनाने के बाद ये डिसॉल्व हो जाएंगे। डिसॉल्व माने ये अपनी सरफेस छोड़ देंगे। तो जब ये अपना सरफेस छोड़ देंगे तो अब नए राउंड में ए और बी दोबारा आ सकते हैं। तो इस तरीके से जो काम बहुत धीरे धीरे होता था बिना कैटलिस्ट के, वो काम अब जल्दी हो जाएगा। तो व्हाट आर दी पॉइंट्स ऑफ एड्सॉर्प्शन थ्योरी ऑफ कैटालिसिस? फर्स्ट, पहले रिएक्टेंट्स आके डिफ्यूज होते हैं टुवर्ड्स द मेटल। तो डिफ्यूजन ऑफ द रिएक्टेंट्स टुवर्ड्स मेटल ऑन टुवर्ड्स सरफेस ऑफ द मेटल। सर हाँ बोले। सर ये डिसॉर्प्शन के बाद जब ए और बी अलग हो जाएंगे हाँ। सर इनका बॉन्ड रहेगा? हाँ, A ए और और B बी का। का बॉन्ड रहेगा, प्रोडक्ट बन चुके हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा एड्सॉर्प्शन ऑफ द रिएक्टेंट, एड्सॉर्प्शन ऑफ द रिएक्टेंट। थर्ड इज बॉन्ड फॉर्मेशन या प्रोडक्ट फॉर्मेशन। फोर्थ पॉइंट इज डिसॉर्प्शन ऑफ प्रोडक्ट। Fifth point is diffusion of the product away from the metal. Diffusion of the product away from metal.
नहीं, डिसॉल्व बॉन्ड फॉर्मेशन और फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट एक। ठीक है, तो ये तो बहुत इजी सी थ्योरी है, डायग्राम और 5 पॉइंट ही लिखने हैं और तुम्हें 2 या 3 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो क्या करना है, पॉइंट बताओ। सबसे पहले रिएक्टेंट्स आएंगे तो उसको क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन ऑफ दी, घर वाले बोलेंगे सारे जो घर पे बैठे हैं, डिफ्यूजन ऑफ दी रिएक्टेंट टुवर्ड्स दी सरफेस ऑफ द Surface मेटल। of the metal. जो नहीं बोलेगा वो बाहर जाए। सेकेंड, एड्सॉर्प्शन ऑफ दी रिएक्टेंट्स। ठीक है, थर्ड इज Bond formation bond formation डिसॉर्प्शन ऑफ दी प्रोडक्ट्स Product. एंड डिफ्यूजन ऑफ द प्रोडक्ट्स अवे फ्रॉम मेटल। Metal. ये और ये डायग्राम, ठीक है, हो जाएगा। ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है यहाँ 5 पॉइंट, वो यहाँ पे लिखा हुआ था कर दे। ठीक है तो कोई बात, थोड़ा टाइम वेस्ट। नेक्स्ट, व्हाट इज द रोल ऑफ सरफेस ऑफ द कैटलिस्ट, व्हाट इज द रोल ऑफ, अच्छा 2-3 कहानी और सुन। तो पॉइंट इज दिस, पैसा कौन देता है इनको बॉन्ड बनाने के लिए, मतलब इनको एनर्जी कौन देता है। तुम्हें याद है एड्सॉर्प्शन एक्सोथर्मिक प्रोसेस था, जब वो एड्सॉर्ब हुए होंगे तो जो एड्सॉर्प्शन से हीट निकली थी उसी की हेल्प से वो एक्टिवेट हो जाता है प्रोसेस, कौन सा, बॉन्ड फॉर्मेशन। तो ये थ्योरी अच्छे से समझा पा रही है कि क्यों रिएक्शन का रेट निकल के ऊपर या प्लैटिनम के ऊपर बढ़ जाता है। पहली बात, वो सरफेस देता है, वो जगह देता है कि यहाँ पे आओ और लोगों के बीच में बॉन्ड बनाए, और दूसरा वो पैसा भी देता है कि भाई चलो बॉन्ड बनाओ। तो कोई क्यों नहीं जाके वहां पे बॉन्ड बनाकर जल्दी जल्दी काम करना चाहेगा। समझ आ रही है बात। तो रिएक्टेंट्स Yes, sir. प्रोडक्ट। नेक्स्ट, अब मॉडर्न थ्योरी, ये हाँ नहीं लिखने की जरूरत नहीं है, लिख लोगे एक लाइन तो कोई बुरा नहीं कर। ठीक है, 3 पॉइंट नहीं है, मैंने जो अंडरलाइन किया वो वाला लिख देना। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट, ये जो थ्योरी हमने 5 पॉइंट्स बढ़े हैं ना, ये नई थ्योरी है। ये कौन सी थ्योरी है, मॉडर्न थ्योरी। तो अगर आगे पूछना है एड्सॉर्प्शन थ्योरी, तो ओल्ड थ्योरी में बस 1 पॉइंट इंपॉर्टेंट था, बाकी मॉडर्न में ये 4-5 पॉइंट तो पक्का ही लिखने हैं हमेशा। ओल्ड थ्योरी से ये पॉइंट लिखना है और ये डायग्राम तो बनाना ही है इन एनी केस। ठीक है, समझ में आ गई बात। नेक्स्ट, व्हाट इज द रोल ऑफ सरफेस इन द कैटलिस्ट। तो इस काम में इसने क्या काम किया, ये जो कैटलिस्ट है इसकी सरफेस ने क्या काम किया, व्हाट इज द रोल। हम बोलेंगे सरफेस के पास फ्री वैलेंसीज थी, क्या थी, सीट थी कि आ जाओ बैठ जाओ। ठीक है, तो ठीक है बैठ गए, तो इसकी वजह से केमिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था उसके बीच में। डिफरेंट मॉलिक्यूल्स आर एड्सॉर्ब्ड साइड बाय साइड, मॉलिक्यूल आगे साथ के साथ बैठ जाते हैं। इसकी वजह से फ्रेश बॉन्ड फॉर्मेशन होता है और फिर बाद में वो चले जाते हैं और फिर नई सरफेस आती है। वही चीज है, इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, समझा पाओगे, अपने वर्ड में भी लिख लोगे तो चलेगा। समझ आ गया, ठीक है। अच्छा, वो कह रहे इससे एक चीज नहीं मिलती, इस थ्योरी में एक एक्सप्लेनेशन नहीं है कि प्रमोटर कहाँ आएंगे। अब बताओ, सपोज ये आयरन है तो मॉलिब्डेनम क्या करेगा इसे, कुछ दिमाग में बन रहा है एक्सप्लेनेशन। इस थ्योरी में मॉलिब्डेनम प्रमोटर कैसे इसको बढ़ाएगा और पॉइजन इसको कैसे खराब करेगा। तो हो सकता है पॉइजन इसकी सर्फेस पे जाके बैठ जाता हो, वो तो चलो ठीक है, पर पॉइजन कैटलिस्ट की नहीं, वो रिएक्शन का रेट कम करता है। तो वो कैसे कम करता है, तो वो चीज हम नहीं बता पा रहे। तो ये थ्योरी में कुछ गड़बड़ अभी भी है, वो है कि डज नॉट एक्सप्लेन 2 थिंग्स, इफेक्ट ऑफ प्रमोटर एंड पॉइजन। वेरी गुड। अच्छा, एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट, व्हाट डू यू मीन बाय एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट। एक्टिविटी का मतलब होता है कि कौन कितना। अच्छा, अगर मुझे बताओ, अगर किसी की कैटलिस्ट एक्टिविटी बढ़ानी है तो उसके एड्सॉर्प्शन को स्ट्रॉन्ग करना है या वीक करना है। और जो स्ट्रॉन्ग कर दिया तो वो निकला ही नहीं, तो बैठ गया कि मैं तो यही रुकूंगा, फिर एड्सॉर्प्शन नहीं होगा। ठीक है, समझ आ रही है बात। तो ना एड्सॉर्प्शन बहुत वीक होना चाहिए, ना एड्सॉर्प्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ऐसी चीज को बोलते हैं ऑप्टिमम। क्या बोलते हैं, जब कोई चीज ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम, तो इसको हम ऑप्टिमम बोलते हैं। तो हम बोलेंगे रिएक्टेंट्स मस्ट गेट एड्सॉर्ब
रीजनेबली स्ट्रांगली, रीजनेबली मतलब जितना मतलब क्या बोलूं, रीजनेबली मतलब ठीक ठीक है ना, रीजनेबल है। और दे मस्ट नॉट गेट एब्सॉर्ब सो स्ट्रांगली दैट दे मे बी इमोबिलाइज्ड, ऐसा ना हो कि इतना ज्यादा एब्सॉर्ब हो जाए कि वो निकले ही ना सरफेस से, वही बेटर है और फिर अगला रिएक्टेंट आ ही ना पाए। समझ में आ रही है बात? तो ऐसी चीजों को देखते हुए हमने पता लगाया है कि कौन से कैटलिस्ट सबसे अच्छे हैं। तो हमने पाया है बेस्ट एक्टिविटी, देखो ग्रुप 5 टू ग्रुप 11 मेटल्स, ग्रुप 5 टू ग्रुप 11 डी ब्लॉक के लिए है ये सारे मेटल्स, और मैक्सिमम एक्टिविटी निकल पैलेडियम प्लैटिनम ग्रुप 7 टू 9 के एलिमेंट्स की एक्टिविटी सबसे ज्यादा है। तो एक्टिविटी किस पे डिपेंड करती है? इट डिपेंड्स अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ केमिसॉर्प्शन। किस पे डिपेंड करती है? स्ट्रेंथ ऑफ केमिसॉर्प्शन। कौन सा कैटलिस्ट कितना बढ़िया है वो डिपेंड करेगा ऑन दी स्ट्रेंथ ऑफ केमिसॉर्प्शन। और केमिसॉर्प्शन कैसा होना चाहिए, ज्यादा या कम या ऑप्टिमम? ऑप्टिमम। नेक्स्ट, मुझे लग रहा है तुम्हें कुछ लिखवा नहीं रहा हूं ना, तो तुम सो रहे हो। लिखवाऊं क्या सारा कुछ? अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय सिलेक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट? व्हाट डू यू मीन बाय? अरे देखो, बच्चे तो सारे एक जैसे होते हैं, अब वो क्या बनते हैं दुनिया में वो अलग बात है। तो पॉइंट इज दिस कि इसी तरीके से इस चीज को देखो, जो बच्चे कुछ जो है आईएएस की कोचिंग लेंगे तो वो शायद आईएएस बन जाएंगे, मतलब कलेक्टर बन जाएंगे, और कुछ जो है डॉक्टर की ट्रेनिंग लेंगे शायद वो डॉक्टर बन जाएंगे, कुछ इंजीनियरिंग करेंगे, सीए करेंगे, कुछ भी करेंगे वो बन जाएंगे। तो ये चीज किस पे डिपेंड करती है? उनके ऊपर या उनकी ट्रेनिंग पे? सर ट्रेनिंग पे। यहाँ पे ट्रेनिंग बोलना था, ठीक है? किस पे डिपेंड करती है? ट्रेनिंग पे। क्योंकि देखो सारी चीजें सेम जा रही हैं, CO और H2 जा रहे हैं तीनों रिएक्शन में, तो CO और H2 तो अलग नहीं है ना, हर बच्चा तो अलग होता है, हर एक बच्चा अलग होता है, वो बात मैं मानता हूँ, पर क्या कार्बन मोनोऑक्साइड से अलग होता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन फंडामेंटल पार्टिकल है, वो सब में सेम है। तो बच्चा अलग होता है ये मैं मान रहा हूँ, पर कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन तो अलग नहीं होते ना, ठीक है? ये तो नहीं है दिल्ली का हाइड्रोजन है वो अमेरिका का हाइड्रोजन है, ऐसा नहीं हो, हाइड्रोजन ही हो। तो पॉइंट इज दिस कि ये तीनों सेम चीजें थी, रिएक्शन में जा रही हैं, पर एक बना रहा है मिथेन, एक बना रहा है मीथेनॉल, एक बना रहा है मीथेनल, एक बना रहा है मिथेन, मीथेनॉल, मीथेनल। तो ये जो प्रोडक्ट बन रहा है ये किस पे डिपेंड कर रहा है? रिएक्टेंट पे या कैटलिस्ट पे? तो ये कैटलिस्ट की एक्टिविटी हुई या उसकी सिलेक्टिविटी हुई कि वो उसे क्या बनाता है? समझना ही बात। निकल उसे सिलेक्ट करके कि भाई इसको नहीं, इसको मैं सबको मैं मिथेन ही बनाऊंगा, ये सबको मिथेनॉल बनाता है और ये सबको मीथेनॉल बनाता है। तो सिलेक्टिविटी के ये 3 एग्जांपल वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर कुछ सिलेक्टिविटी पे आएगा तो ये 3 एग्जांपल बहुत इजी है, याद हो जाएंगे, बिल्कुल सिंपल है। देखो 3 2 1 CO 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 3 2 1 बैलेंसिंग करनी पड़ेगी, चाहे बी ब्लॉक आए या डी ब्लॉक आए या फिजिकल आए, ठीक है? तो बैलेंसिंग रखनी पड़ेगी। और 3 के साथ मिथेन, 2 के साथ मीथेनॉल और 1 के साथ मीथेनॉल, सिंपल है, बैलेंस भी हो जाएगी। तो व्हाट डू यू मीन बाय सिलेक्टिविटी? सिलेक्टिविटी इज द एबिलिटी ऑफ द कैटलिस्ट, इट इज द एबिलिटी ऑफ कैटलिस्ट कि वो प्रोडक्ट को कहां ले जाता है, वो प्रोडक्ट को रिएक्टेंट को कहां ले जाता है, कौन से प्रोडक्ट, ठीक है? इसी के साथ बस हम शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट करेंगे। एंजाइम तो कटा हुआ है, वेरी गुड। कोलॉइड्स तो लगता है जल्दी खत्म हो जाएगा। अच्छा नहीं होगा, नहीं लगेगा, 1 हफ्ता लग जाएगा, मतलब फर्स्ट वीक तक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? और अब कल तुम्हारा कौन सा टेस्ट है बोला था मैंने? कोई अरे कल क्लास है ना 11 से 12, ठीक है? क्लास में आओ और कल डेट शीट पक्का लेके आऊंगा मैं, फिर हम फाइनल शुरू करते हैं। कल तो सरफेस केमी है, ठीक है? आई विल सी यू इन नेक्स्ट क्लास, बाय।